नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अ, हमने पिछला क्लास को थोड़ा सा हम समराइज कर लेते हैं। हमने आंसर राइटिंग का अभ्यास करना शुरू किया था और भाषा खंड में हमने लगभग आप मान के चलिए सारे प्रश्नों को हल किया था और कुछ प्रश्न मैंने आपके लिए छोड़े थे। तो आज मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा था कि वो उन सारे प्रश्नों का आप उत्तर लिख करके हमें व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे। तो वहाँ कुछ प्रश्नों छोड़ा गया था ताकि आप अभ्यास कर सके। बात बात की हमने व्याकरण का लगभग सारे प्रश्न जो इस बार एग्जाम में संभावना बन रहा है कि आपके प्रश्न वो आ सकते हैं, उन सब पर अच्छे से अभ्यास किया था कि किस तरह से हम लोग शुरुआत कर सकते हैं लिखने का। मुख्य भाग में प्रस्तुति किस तरह से रखनी है और निष्कर्ष किस तरह से लिखना है और तरीके भी उसके पहले का वीडियो में मैंने आपको बताया था भूमिका लिखने के भाषा खंड में या भाषा का जो पेपर होता है पेपर 2 में क्या क्या तरीके हो सकते हैं, भूमिका लिखने के क्या तरीके हो सकता है, मुख्य भाग में प्रस्तुति किस तरह से करनी है उसके नियमों के बारे में बात किया और साथ ही निष्कर्ष कितने तरीकों से लिखा जा सकता है उसके बारे में आपको मैंने एकदम विस्तार से समझाया है। यदि अभी तक आपने उन सारी वीडियो को नहीं देखा है तो मैं तो बस यही कहूँगा कि पहले वो 2 वीडियो को देख लीजिए। इसमें सबसे शुरुआत का जो वीडियो है वो है आपका आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, उसे पहले देख लीजिए, वहाँ बेसिक चीज़ें समझ लीजिए। और उसके बाद अगला जो वीडियो है जिसमें अभ्यास करवाया गया है भाषा खंड में जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं या पूछे जाएंगे या इस तरह के प्रश्न जो संभावना है कि एग्ज़ाम में पूछा जाए या तो फिर अभ्यास के लिए बहुत सारे प्रश्न मैंने रखे थे, वहाँ पर हमने ठीक तरीके से अभ्यास किया था और देखा था समझा था। तो उस दोनों वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद फिर इस वीडियो पे आइए। एकदम से इस वीडियो को देखेंगे सहायता तो आपको करेगा ही, क्योंकि यहाँ पर आज टॉपिक जो लिया गया वो लिया गया है भाषा खंड में कुछ टॉपिक बचे रह गए थे, जैसे वहाँ पर व्याकरण वाला हिस्सा लगभग पूरा हो गया था। अब भाषा खंड में 2-3 टॉपिक बच गए, जिसमें से एक तो है नागपुरी भाषा का उद्भव और विकास और नागपुरी भाषा की विशेषता, और एक टॉपिक बच गया देवनागरी लिपि से उसका उद्भव और विकास और विशेषता। यदि सिलेबस को देखा होगा तो आपको पता होगा कि भाषा खंड में व्याकरण के अलावा ये सारी चीज़ें पढ़नी है। अब जरा देखते हैं कि यहाँ पर आपसे एग्जामिनर यदि प्रश्न बनाता है या एग्जामिनर ने अभी तक जो प्रश्न बनाया है उसका ट्रेंड क्या रहा है, थोड़ा सा अनुमान लगाने में फ़ायदा आपको हो जाएगा। आप देखेंगे सिलेबस में तो आपका जो सबसे व्याकरण के अलावा जो आपको जो सबसे पहले जो टॉपिक हमें दिखता है वो दिखता है उद्भव और विकास का। और उद्भव और विकास से मान के चलिए 3 तरह के ही प्रश्न बन सकते हैं। एक तो आपको उद्भव से प्रश्न पूछ सकता है या तो विकास से, या तो फिर उद्भव और विकास दोनों से प्रश्न पूछ सकता है, या तो फिर उद्भव से आपको इस तरह के प्रश्न पूछ सकता है कि नागपुरी भाषा का उद्भव कहाँ से हुआ है इसके बारे में लिखिए, या तो बोल सकता है कि नागपुरी भाषा को लेकर के जो विद्वान सबका मत है, जो विचार है उसके बारे में बताइए। इस तरह के 2 प्रश्न बन सकते हैं। विकास के बारे में आपको लिखने के लिए कह सकता है कि नागपुरी भाषा के विकास के ऊपर में आपको एक लिख लिखना है। उसके अलावा आपको नागपुरी भाषा ये दूसरा टॉपिक दिखेंगे तो नागपुरी भाषा की विशेषता क्या क्या है, तो यहाँ सिंपल सा ये प्रश्न पूछ सकता है कि मुख्य विशेषता को बता दीजिए या तो केवल उसकी विशेषता की चर्चा करिए। इस तरह के 2 प्रश्न आपको पूछ सकता है। और लिपि में आप मान लीजिए 2 तरह के प्रश्न, एक प्रश्न तो पूछा भी गया है, जैसे यहाँ पर देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास कैसे हुआ है इसके बारे में पूछ लिया था पिछली बार प्रश्न, 20 नंबर के प्रश्न यहाँ पूछा गया। और ये जो प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं जो विकास पर है नागपुरी भाषा का, इस पर ही 20 अंक के प्रश्न पूछे गए। बाद में कि यहाँ सारे जो प्रश्न पूछे गए वो 7-7 अंक के थे, केवल 7-7 अंक के थे। ये प्रश्न कभी आज तक पूछा नहीं गया, लेकिन हो सकता है इस बार संभावना हो कि देवनागरी लिपि का मुख्य विशेषता आपको उल्लेख करने के लिए कह दे, उसको बारे में लिखने के लिए कह दे, तो यहाँ इस तरह के प्रश्न बनने की संभावना बन जाती है। तो कुल मिला के अभी हम लोग देख लेते हैं ये सारे हमारे पास प्रश्न हैं। इन सारों के प्रश्नों पर यदि आपको लिखना पड़ जाए एग्जाम के समय में तो कैसे आप शुरुआत कर सकते हैं, अच्छी शुरुआत कैसे कर सकते हैं और फिर मुख्य भाग में कैसे प्रवेश कर सकते हैं। तरीका हमने वही रखा है, या तो हम लोग परिभाषा से शुरुआत कर सकते हैं, परिभाषा लिख करके, या तो परिभाषित करके, या तो फिर हम लोग अर्थ स्पष्ट करके, क्योंकि ये भाषा ये जो पूरा टॉपिक्स है जो यहाँ पर उद्भव विकास विशेषता, या तो फिर देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास या तो विशेषता, यहाँ पर बहुत कम स्कोप बनता है जहाँ पर आप परिभाषा आधारित क्या कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं, भूमिका लिखने की शुरुआत कर सकते हैं, परिचय वाला आंसर लिख सकते हैं। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर करेंगे कि जो यहाँ पर अच्छा ढंग से फिट हो जाए, शुरुआत जिस तरीके अच्छे ढंग से हो जाए हम लोग वो तरीका अपनाएंगे। मामला यहाँ क्लियर करते तो सबसे पहले प्रश्न को यहाँ पर ले लेते हैं। आइए अगले पेज पे, अगला में यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या है, नागपुरी भाषा के उद्भव कहाँ से हुई इसके बारे में आपको लिखने के लिए बोला। तो आपको पहला शर्त पता है ना, आंसर राइटिंग का पहला और आखिरी शर्त यही है कि प्रश्न की डिमांड को समझना। प्रश्न क्या कह रहा है कि नागपुरी भाषा का उद्भव कहाँ से हुआ है इसके बारे में आपको लिखने के लिए कह रहा है, साफ साफ एकदम।
तो यहाँ प्रश्न समझ में आ गया। यहाँ पर कोई कीवर्ड हमें नहीं मिला है, कोई कीवर्ड नहीं मिला है। इसका मतलब हम लोग इसकी परिभाषा से, मतलब कि उत्तर लिखने की शुरुआत हम लोग परिभाषा से शुरू नहीं कर सकते, परिभाषा लिखते शुरुआत नहीं कर सकते। इसका मतलब हमें क्या करना होगा कि सारांश आधारित सार बताते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी शुरुआत कर सकते हैं, इसका परिचय दे सकते हैं, या तो कहें भूमिका लिख सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ लिखिएगा कि नागपुरी भाषा की उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश के एगो विशेष क्षेत्रीय रूप से, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, इस पेज को थोड़ा इधर ले आते हैं ताकि फिर ये आपको ज़्यादा परेशान ना करें, नहीं तो आपका ध्यान बार बार इस तरफ आता रहेगा। इसलिए इसको हम लोग करते हैं कि इस पेज को पहले इधर ले आते हैं और उसके बाद हम लोग कोशिश करते हैं कि ये पेज सिर्फ यहाँ आपको दिखे। थोड़ा मैं जूम कर दूँ तो आप थोड़ा सा यहाँ पर आप ठीक से देख पाएंगे। ठीक, आप शुरुआत कैसे कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं कि नागपुरी भाषा की उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश के एगो विशेष क्षेत्रीय रूप, ब्रैकेट में स्थानीय लिखना हो तो लिखिए, नहीं तो केवल इससे काम चलाइए, रूप से 5वीं-6वीं शताब्दी के आसपास मानल जाएला, जेकर सुसंतर भाषिक रूप 10वीं शताब्दी के आते आते पूरी सोझे लागलक, स्पष्ट होने लगा, सुपट होने लागलक। यहाँ पर सोझे की जगह पे आप चाहें तो यहाँ पर सुपट रख सकते हैं, यहाँ पर आप चाहें तो सुपट रख सकते हैं। यहाँ सुपट मतलब स्पष्ट, बात क्लियर। तो इसका मतलब यहाँ पर प्रश्न में साफ साफ दिख रहा था कि हम लोग परिभाषा आधारित भूमिका नहीं लिख सकते हैं। इसी कारण से यहाँ पर हमने क्या किया कि सार आधारित सारांश लिख करके इसकी शुरुआत की, प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू किया और बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। और तुरंत हमने एक टेबल, एक डायग्राम बनाया जहाँ पर हमने ये चीज़ दिखा दिया कि भारतीय आर्य भाषा परिवार से पहले भारतीय आर्य भाषा परिवार दिखाया, और वहाँ पर जो परंपरा चली आ रही थी संस्कृत से पाली बनाया। तो आप यहाँ चाहें तो डायग्राम में यहाँ पर एक चीज़ और जोड़ सकते हैं, पाली से मामला फिर प्राकृत में गया, उसके बाद मागधी अपभ्रंश का एक जो अपभ्रंश है, यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर प्राकृत के बाद अपभ्रंश दिखा सकते हैं, और अपभ्रंश के नीचे में आप लिख सकते हैं मागधी अपभ्रंश। इससे परीक्षा को तुरंत पता चल जाएगा कि जो बच्चा है वो बताना चाह रहा है कि जो नागपुरी भाषा का उद्भव हुआ है वो मागधी अपभ्रंश से हुआ है। ये बातें आपने क्या किया, टेबल ग्रुप में कि डायग्राम ग्रुप में अपने परीक्षक को बता दिया, परीक्षक को समझ में आ जाएगा। टू द पॉइंट एकदम है, बहुत ही स्पष्ट है, प्रस्तुति बढ़िया होना चाहिए। मुख्य भाग में हम लोग इंटर कर चुके हैं, यहाँ से मुख्य भाग वाला हिस्सा शुरू हो गया है। तो यहाँ पर हमने सीधा एक डायग्राम बनाया और वहाँ पर दिखा दिया कि भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषा है, और यहाँ पर दिखाया कि जो परंपरा चली आई थी संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, और अपभ्रंश का एक जो भेद था, कई सारे अपभ्रंश के भेद थे, उसमें से एक भेद था मागधी अपभ्रंश, जिसमें से बना क्या है, बिहारी उपभाषा। और बिहार के इलाके में 3 भाषा बोली जा रही थी, उसमें 3 बोलियाँ बनी हैं, एक तो भोजपुरी, एक मगही, मतलब मगही मैथिली और भोजपुरी बनी। और झारखंड के इलाके में जो अपभ्रंश चल रहा था, वहाँ से मैं दिखा दिया क्या कि नागपुरी भाषा का उद्भव हुआ है, इस तरह से अपने दिखाया। और उसके बाद फिर हम लोग क्या किया, पैराग्राफ को चेंज किया और यहाँ पर से लिखना शुरू किया कि नागपुरी के उद्भव के लेके फर्क विद्वान मनक मुद मत हेठे, ये हेंके नहीं होगा, यहाँ इसको ठीक कर लीजिएगा, इसे आप लिख सकते हैं हेठे, इस तरह से। हेठे का मतलब है नीचे, निम्नलिखित, ऐसा होता है, इसका मतलब ये होता है। और अपने यहाँ पे फिर वही है, यहाँ पर मत आ गए हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि नंबर्स में दिखाएंगे, या तो आप बुलेट पॉइंट्स में दिखा सकते हैं। सबसे पहला दिखाएंगे कि मागधी अपभ्रंश का मत दिखाएंगे, और उसके बाद दिखाएंगे डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी और डॉक्टर बीपी कृष्ण के लताए नागपुरी मागधी अपभ्रंश से जन्म स्वतंत्र और वैज्ञानिक भाषा है के जेकर संक्रमण 5वीं-6वीं सदी में शुरू भेलक। सबसे पुराना, अब यहाँ पर हमने क्या किया, शुरुआत कुछ इस तरह से किया, यहाँ मागधी अपभ्रंश का लिखा, फिर यहाँ पर 2 व्यक्तियों का नाम लिख दिया, और उसके बाद दिखा दिया कि 5वीं-6वीं सदी में ये इस भाषा का जो है विकास शुरू हुआ, इसकी उत्पत्ति होनी, मतलब कि इसका विकास होना शुरू हुआ। ठीक है, यहाँ तक दिखा दिया। उसके अलावा फिर हमने क्या किया, एक प्रमाण में सबसे पुराना प्रमाण अपभ्रंश साहित्यकार सिद्ध साहित्यकार सराहपत के सराहपा के बारे में आपने सुना है ना, सराहपा ये सिद्ध साहित्यकार थे। तो उनके रचना मन में नागपुरी की प्राचीन रूप के पर प्रमाण भेटाएला। उदाहरण यहाँ पर हमने क्या दिया, उनकी कुछ रचनाएं थी, हमने यहाँ पर कोटेशन ग्रुप में शामिल कर दिया, ऐसे विषम संधि को पैसे, और यहाँ पर हमने हाईलाइट कर दिया, यहाँ पर ये जो इन्वर्टेड कॉमा है इसका इस्तेमाल करते हुए ये सारे प्रयोग जो है नागपुरी भाषा में हो रहा है। हमने यहाँ पर इसे लिख दिया, कि यहाँ पर हमें लिखा ऐसे, जहाँ ऐसे और पैसे आज के नागपुरी रूप है, क्रिया का रूप है, ये दिखा दिया। शुरुआत अच्छी हो गई, मुख्य भाषण भाग में भी जो चीज़ें आई बहुत अच्छे ढंग से आई, व्यवस्थित तरीके से आई है।
अब उसके अलावा हम आते हैं अगले पेज पे। अगला पेज यहाँ पर है हमारा। अब हमने दूसरा मत दिखाया झारखंड प्राकृत का मत, और लिखा कि आगे लिखा क्या, डॉक्टर रामप्रसाद और पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी के लेता है एक उत्पत्ति झारखंडी प्राकृत से भेलक जे प्रथम सदी में नागवंशी शासन काल के संपर्क भाषा बनल, या तो आप कह सकते हैं राजभाषा बना। यहाँ पर भी लिख सकते हैं राजभाषा का दर्जा मिला, इस तरह से दिखा सकते हैं, राजभाषा दिखा सकते हैं। फिर एक और मत को दिखाया निषादी उत्पत्ति का मत, और यहाँ पर फिर आगे लिखा कि फादर पीटर शांति नवलंगी के लेता है सदान सबन निषाद के विकृत रूप है और एकर उत्पत्ति निषाद मनक निषादी भाषा से भेलक। यहाँ तक दिखाया, मामला क्लियर हुआ, अच्छा ढंग से आ गया है। तीसरा मत भी हमने दिखाया, और फिर अब चौथा मत दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? भोजपुरी और मगही का मत, और यहाँ पर लिखेंगे सर जॉर्ज गैरिसन एकरा भोजपुरी के उपबोली और डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद पूर्वी मगही कहल है जेकर आधुनिक शोध मन खंडन करे है। यहाँ तक मामला क्लियर हो गया। हमसे क्या बोल रहा था? नागपुरी भाषा की उत्पत्ति के बारे में प्रश्न यही था ना। नागपुरी भाषा की उत्पत्ति का उद्भव कैसे हुआ? तो हमने दिखा दिया कि ये मागधी वंश से हुआ। साथ में हमने एक कोटेशन भी दर्ज कर दिया। सरहप्पा का एक साहित्य था, उसका एक कोटेशन के रूप में दर्ज कर लिया। उनके एक साहित्य का एक पद्यांश ले लिया और वहाँ पर कोटेशन के रूप में शामिल कर दिया, जिससे परीक्षक को तुरंत पता चल गया कि जो बच्चा है वो ये मान के चलता है कि इसकी उत्पत्ति, वास्तविक उत्पत्ति मागधी वंश से हुई है। और फिर अब हम जरूरी क्या हो गया है कि अब हमको एक अच्छा सा निष्कर्ष लिखना होगा। इस बात को पूरा करना है, एंड करना है, समाप्त करना है, अच्छे तरीके से समाप्त करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि लिखेंगे संक्षेप में नागपुरी की उत्पत्ति के लेकर विद्वान मन में भले ही मतभेद रहल होवे, मंत्रों का आधुनिक शोध ई सुपट करना कि आर्य भाषा परिवार ब्रैकेट में दिखाया मगध वंश से निक्षक बाधों नागपुरी झारखंड के एक जनजातीय परिवेश में एगो पूरी स्वतंत्र मौलिक और भरपूर देशज भाषा के रूप में अपन विकास कर रहे हैं। यहाँ तक लिखा, बात यहाँ खत्म हो गया। ठीक, कोई समस्या नहीं। अब देखिए, यही प्रश्न घुमा के यदि पूछा जाए उद्भव से कि विद्वान सबका मत बताएंगे, तो आपको यहाँ कुछ नहीं करेंगे, वही चीज़ को फिर से हम रिपीट करेंगे। और क्या लिखेंगे कि अब यहाँ पर जो प्रश्न है ये बोल रहा, अब प्रश्न डिमांड क्या है? ये बोल रहा कि नागपुरी भाषा के उद्भव के बारे में विद्वान मनक मत या विचार के बताओ, ये बोला। हम लोग शुरुआत वैसे ही कर सकते हैं कि नागपुरी भाषा की उत्पत्ति मागधी वंश के एगो विशेष क्षेत्रीय रूप से भेला है जेकर विकास 5वीं-6वीं शताब्दी के आसपास मानल जाएला। अब हमें उद्भव के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोला, हमें बोल रहा था कि विद्वान सबका मत क्या उद्भव को लेकर, उसके मत को दिखाया। इसी कारण से हमने मुख्य भाग में कैसे एंट्री किया, प्रवेश किया, यहाँ शुरुआत हो गया था हमारा। और हमने दिखाया नागपुरी उत्पत्ति के मुख्य मत क्या है, और यहाँ पर एक डायग्राम बनाया, और यहाँ दिखाया भोजपुरी बोली का जो मत है, पूर्वी मगही का मत, फिर यहाँ पर निषाद सबका मत हमने दिखाया। उसके अलावा यहाँ दिखाया झारखंड प्राकृत का मत। अब जरा पेज को इधर रख लेते हैं हम लोग, अच्छा रहेगा, नहीं तो पता चलेगा ये बहुत ज़्यादा परेशान करेगा नहीं तो। ठीक है, ज़रा से इसको देर ले आते हैं। अब यहाँ पर ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है। अब सीधा आपने जो मत वहाँ दिखाया था आप यहीं पर दिखाइए वही चीज़, पर शुरुआत कीजिए भोजपुरी के वाला मत से। जैसे यहाँ पर लिखेंगे हम लोग आगे क्या, ये भाषा की उत्पत्ति के लेकर विद्वान मनक का मुद्द विचार हिट्ठे रखिएगा, हिक्के नहीं होता है, हिट्ठे लिखला है। भोजपुरी को बोली का मत में दिखाया। सर जॉर्ज गैरिसन और डॉक्टर उदयनाथ तिवारी मन नागपुरी के भोजपुरी की बोली मानल है जेकर आधुनिक शोध मन खंडन करे है, ये दिखा दिया। उसके अलावा फिर दूसरा मत लिखा हमने पूर्वी मगही का मत, और यहाँ दिखाया गैरिसन, डॉक्टर जॉर्ज गैरिसन, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद और डॉक्टर संपत्ति आर्यानी। ये नाम आप चाहें तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी के वर्णों का प्रयोग कर सकते हैं। आर्यानी है, ये है आर्यानी, यहाँ पर इस तरह से आप लिख सकते हैं। आर्यानी मन एकरा पूरी मगही के एक रूप कहल है। यहाँ तक किया बात। अब अगले पेज पे आइए। अगला पेज हमने क्या किया, तीसरा मत दिखाया, निषादी भाषा वाला मत हमने दिखाया, निषादी भाषा का मत दिखाया। तीसरा में लिखा निषादी उत्पत्ति का मत, और यहाँ आगे लिखा फादर पीटर शांति नवलंगी का अनुमान है कि सदान सबन निषाद के विकृत रूप है और नागपुरी के विकास निषाद मनक मूल भाषा, ये मूल भाषा होगा। ये मजल हो गया, गलत लग हो गया, इसको ठीक कर लीजिएगा आप। यहाँ पर ये होगा मूल, यहाँ पर इसे ऊ कर लीजिए, ये इस तरह से, ये जो मूल है ना, इसको नागपुरी में ऐसे लिखा जाता है, मूल। ठीक है, आप मूल ही पढ़िएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर जरा सा देखें कि मूल भाषा निषादी से भेलक है। तीसरा मत दिखाया। चौथा मत दिखाया झारखंड प्राकृत का मत, डॉक्टर, और आगे लिखा डॉक्टर रामप्रसाद और पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी मनक लेताए रे नागपुरी की उत्पत्ति झारखंड प्राकृत से भेलक जे प्रथम सदी में नागवंशी शासन के राजभाषा बनलक।
अब उसके बाद पाँचवा हमने मत दिखा दिया सुसंतर मागधी अपभ्रंश का मत। और यहाँ हमने क्या दिखाया कि डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी और डॉक्टर बीपी केसरी मनक लेताय रे नागपुरी कोनो दूसर भाषा को बोली नहीं नी बलुक मागधी अपभ्रंश से जन्म सुसंतर और वैज्ञानिक भाषा है के, ये वैज्ञानिक होगा, ठीक है ना, वैज्ञानिक जेकर सबसे पूर्णा प्रमाण अपभ्रंश साहित्यकार सिद्ध सरापर के रचना मन में नागपुरी के प्राचीन रूप के सुपट प्रमाण भेटाइला। उदाहरण खातिर यहाँ लिख सकते हो, उदाहरण ऐसे विषम संधि को पैसे, और यहाँ पर हमें लिखा है जहाँ ऐसे पैसे और पैसे आज के नागपुरी के रूप है, का क्रिया का रूप है। अब हमको एंड करना है एक अच्छा निष्कर्ष लिखते हुए, तो हम लोग लिखेंगे संक्षेप में नागपुरी की उत्पत्ति के लेकर विद्वान मन भले ही मतभेद रहल होवे, मंतुक आधुनिक शोध ये स्पष्ट करना कि आर्य भाषा परिवार मागधी अपभ्रंश से निष्कर्ष बाधो नागपुरी झारखंड के जनजातीय परिवेश में एगो पूरी सुसंतर मौलिक और भरपूर देशज भाषा के रूप में अपन विकास कर रहे हैं। वही निष्कर्ष जहाँ पर हमने दिखाया तो उद्भव से प्रश्न पूछा था कि उद्भव के बारे में लिखिए, तो हमने वहाँ पे वही निष्कर्ष लिखा, यहाँ भी उसका निष्कर्ष लिखा। एकदम संतुलित दृष्टिकोण अपनाया, क्योंकि यहाँ पर मामला जो था वो मतभेद का था, कई सारे मत चलते हैं। इसका मतलब हम लोग किसी एक पक्ष में झुक करके क्या है निष्कर्ष नहीं ले सकते हैं, बीच का रास्ता अपना सकते हैं, और ये निष्कर्ष ठीक है, संतुलित निष्कर्ष है। यहाँ कई सारे मत हैं, जहाँ से क्या होगा कि हम लोग एक संतुलित निष्कर्ष लिखते हुए ये बताएंगे कि हाँ बहुत सारे मत चलते हैं, जैसे वहाँ पर जो अर्गेशन जो है वो ये कहते हैं, ये कहते हैं, लेकिन देखा जाए तो आज के समय में यदि इसके रूप को देखा जाए तो ये मागधी अपभ्रंश के ज़्यादा नज़दीक है। हिंदी के बोली के रूप में ये ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि ऐसा लगता है कि 900 से 1100 ईस्वी के पास में ये भाषा जो है मागधी अपभ्रंश से बनी होगी, हिंदी के बोली के रूप में। यहाँ तक क्लियर। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न क्या है, पहले पेज को हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर। पहले पेज को हमने किया यहाँ ताकि आपको ये ज़्यादा परेशान नहीं करे। और ये आप जो प्रश्न है वही नागपुरी भाषा का उद्भव और विकास टॉपिक अभी भी चल रहा है। अब यहाँ पर आपको प्रश्न उद्भव से ना होकर के क्या पूछा गया है, ये पूछा जा सकता है कि नागपुरी भाषा के विकास के ऊपर सिलसिलेवार लेख लिखो। प्रश्न समझ लिया, प्रश्न की मांग समझ लिया, लेख लिखने के लिए आपको कहा है नागपुरी भाषा का। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग उद्भव के बारे में हल्का सा शुरुआत करने के लिए हम लोग उद्भव के बारे में बोलेंगे, बात करेंगे, लेकिन उद्भव के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। वहाँ मतों को नहीं लाएंगे कि ये सारे मत चलते नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें बोल क्या रहा है, प्रश्न का डिमांड क्या है कि विकास के बारे में आपसे पूछ रहा है कि विकास के बारे में बताइए, विकास के बारे में लिखिए, कैसे यह विकसित हुआ। तो हम लोग शुरुआत कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं नागपुरी भाषा की उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश के एगो विशेष क्षेत्रीय रूप से 5वीं-6वीं शताब्दी के आसपास मानल जाएला, जी अपन विकास यात्रा में 505 मन से हो के चौक स्तर के पाई है। भाषा विज्ञान के नियम निर्धारित कौन हो समित भाषा के विकास संक्रम बिंदु शुरू हो के लोक भाषा, शिष्ट काव्य, गद्य साहित्य और आखिर में व्यापक लोकापयोग के क्षितिज के छुबेला। ये छुबेला नहीं होगा, छुबेला होगा। यहाँ पर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हो गया परिचय वाला हिस्सा। अच्छा, हम ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न जो है ना 20 नंबर का है। इसका मतलब है ध्यान रखना है कि आप लगभग 300 शब्दों में एकदम फैला के लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। इसी कारण से मैंने आप देख रहे होंगे ये थोड़ा सा लंबा आपको दिख रहा होगा। शुरुआत हमने ऐसे किया, उद्भव के बारे में हल्का सा बता दिया, और वहीं से फिर हमने यहाँ पर इसकी विकास यात्रा के बारे में बताना शुरू किया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बनाएंगे एक डायग्राम, और वहाँ दिखाएंगे नागपुरी विकास के 5 सोपान, और यहाँ दिखाएंगे संक्रमण बिंदु। और यहाँ पे यदि आप टाइम रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं 5वीं से 6वीं शताब्दी, ताकि परीक्षक को तुरंत दिख जाए। और इसी चीज़ यहाँ इतना पढ़ते ही ना आपका परीक्षक आपको जानते 20 में से जानते 16 या 18 अंक आपको दे देगा, क्योंकि प्रस्तुति बहुत बढ़िया है। आपका जब भी मेंस वाले जो पेपर्स होते हैं ना, वहाँ पर सबसे बड़ी भूमिका होती है प्रेजेंटेशन का। आंसर राइटिंग तो आप भी कर रहे हैं, अगला भी कर रहा है, लेकिन आपको उससे अलग क्या चीज़ बना रहा है, वो है प्रेजेंटेशन। दूसरा चीज़ है मौलिकता, कि आपने कितना मौलिक होकर लिखा। बात समझ गए? तो यहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन, मुख्य भाग है प्रेजेंटेशन पे ध्यान रखना है। आगे फिर हमने लिखा पहल सोपान क्रम में, यहाँ पर दिखाया क्या चीज़ हमने यहाँ पर दिखाया। पहल सोपान क्रम में हमने यहाँ पर थोड़ा सा इसको हटाना पड़ेगा, हमको लग रहा है। यहाँ पर इसको हटाया हमने, इसको हटा दीजिए, हटा देते हैं। और यहाँ पहल सोपान क्रम इसको उठाया हमने यहाँ पर से, और यहाँ पर इसको दिखाया पहल सोपान संक्रमण बिंदु, और समय दिखा दिया 5वीं-6वीं शताब्दी। मागधी अपभ्रंश के स्थानीय रूप से नागपुर के संक्रमण का शुरू भेलक। एक सबसे पुराना प्रमाण सिद्ध सरपा के प्रमाण में मिलेला, जैसे ऐसे विषम संधि को पैसे, और यहाँ पर डॉट लगा दिया।
जहाँ परीक्षक को ये अंदाज़ा हो जाए कि इस बच्चे को ये पूरा लाइन याद है। आप चाहें तो इस तरह से इसको क्रॉस कर सकते हैं। इससे परीक्षक पर ना ठीक ठाक प्रभाव पड़ता है। होता क्या है कि उस समय यदि आपको एग्ज़ाम में याद भी ना हो, लेकिन आप यदि यहाँ डॉट डॉट लगा देंगे ना, परीक्षक को जानते हैं क्या अनुमान लगा लेगा कि बच्चे को ना पूरा चीज़ पता है, लेकिन वो लिखने से बच रहा है, शब्दों की सीमा भी उसे ध्यान में रख के चलना है, तो परीक्षक पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो अब आगे क्या लिखेंगे, जहाँ ऐसे पैसे हुई जैसे क्रिया रूप आइज नागपुरी के आधार है कह, यहाँ दिखाया ये है कह होगा, ठीक है, ये है कह, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। हो गया। अब ज़रा यहाँ पर आइए, आप यहाँ पर आइए, इसको हटाना होगा ज़रा सा, इसको हम हटा लिया जाए। हाँ, इसको हटा लेते हैं, यहाँ पे हटाते हैं। अब दूसरा दिखाया, दूसरा सोपान क्रम दिखाया और यहाँ ब्रैकेट बंद करके दिखा दिया यहाँ पर समय सीमा, लोक भाषा के रूप 9वीं से 10वीं शताब्दी। अब यहाँ पर आगे लिखा हमने कि 9वीं से 10वीं शताब्दी तक आते आते नागपुरी गुट्टा छोटा नागपुर के लोक कंठ में बैठ गेलक, घाघरा के हापा मुनि मंदिर। अब यहाँ हम यहाँ पर प्रमाण भी दे रहे हैं, दिख रहे हैं ना, कोटेशन के रूप में कुछ चीज़ें शामिल कर रहे हैं, प्रमाण भी दे रहे हैं। जैसे यहाँ लिख रहे हैं हम लोग, लिखा जा सकता है कि घाघरा के हापा मुनि मंदिर 908 ईस्वी दिखा दिया कि लिशियालय के कर ऐतिहासिक साक्ष्य के ये कालखंड में अनगिनत हिंदी में बोला सकता है, अनगिनत लोकगीत, लोक कथा, सांस्कृतिक रूढ़ि मनक जन्म भेलक। यहाँ दिखाया, बात यहाँ समाप्त किया। अब तीसरे सोपान क्रम में हम लोग आते हैं। तीसरा सोपान क्रम में हम लोग फिर यहाँ लिखेंगे क्या कि शिष्ट काव्य का विकास, और यहाँ पर हम समय दिखाएंगे क्या चीज़, 15वीं शताब्दी से शुरू हो जाता है। यहाँ लिखेंगे आगे में क्या कि 15वीं शताब्दी में वैष्णव धर्म और चैतन्य महाप्रभु की यात्रा, यहाँ समय दिखा दिया 1485। और फिर आगे लिखा से नागपुरी में शिष्ट काव्य की रचना वेग से बढ़लक, मतलब तेजी से बढ़ा। नागवंशी महाराजा रघुनाथ निरपति, समय दिखाया 1626 से 1668 ईस्वी। इकर पहल ज्ञात शिष्ट कवि है कै, पाछे हनुमान सिंह, बरजूराम, जय गोविंद मिश्र और महाकवि घासी रामन अपन गीत रचना से एक समृद्ध कर ले। तीसरा सोपान में ये दिखाया। चौथा सोपान मैंने क्या दिखाया, यहाँ लिखा गद्य साहित्य का जन्म। आप ये लिखा कि 15वीं शताब्दी से हमें गद्य साहित्य यहाँ मिलना शुरू हो गया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था गद्य साहित्य जो था मिलना शुरू हो गया, लेकिन बहुत बेसिक मिल रहा था। वहाँ कहानियाँ, नाटक नहीं लिखे जा रहे थे, बहुत बेसिक थे। राजाओं के जो आदेश पत्र थे ना, वो हमें गद्य रूप में दिख रहे थे। और आगे फिर हमने क्या लिखा कि नागपुरी गद्य के प्रयोग महाराजा सिद्धार्थ करने के न्यास विकास एकदम हमने प्रमाण देना शुरू किया 1401 ईस्वी। और यहाँ लिखा और ताम्रप्रशन पट्टा 1763 ईस्वी से प्रमाणित है। पाछे ईसाई मिशनरी मन धर्म बचाले 1914 दिखाया। बाइबल का अनुवाद नागपुरी गद्य में कर ले। आधुनिक काल में प्रफुल्ल कुमार राय के उपन्यास शंकर एक गोटेक जिंदगी और स्वयंचर कहानी संग्रह से साहित्यिक गद्य के मजबूत नींव धारलक। ठीक है। 5वां सोपान में हमने क्या दिखाया, व्यापक लोक उपयोग। और यहाँ दिखाया कि आकाशवाणी रांची 1957 से ईस्वी, यहाँ समय दिखाया। और रांची विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर विभाग की स्थापना से नागपुरी अब शासनिक कार्यकारिणी परीक्षा मन में मानक आदर पावत है। यहाँ दिखा दिया। 5 सोपान में ये दिखा दिया। अब हमारे लिए ज़रूरी क्या है कि अब इसको समेटना बड़ा ज़रूरी है। समेटना मतलब अब इसको समेटेंगे या सार के रूप में हम लोग क्या करेंगे, एक अच्छा से निष्कर्ष लिखेंगे, बात को समाप्त कर देंगे। क्योंकि अंतिम रूप से परीक्षा का प्रभाव छोड़ने का यही तरीका है कि निष्कर्ष बुनियाद दे दिया जाए, ताकि इस परीक्षा को ना सोचने के लिए मजबूर किया जा सके। अब क्या लिखेंगे, संक्षेप में नागपुरी भाषा का विकास एगो लोक बोली से शुरू हुई के राजभाषा और फिर आज एगो सम्मानित ग्रामीण भाषा के रूप में क्रमवार ढंग से भेला है। अपन अद्भुत आत्मसातकरण क्षमता के कारण नागपुरी आर्य और द्रविड़ ऑस्ट्रिक संस्कृति मनक माझे एगो मजबूत सेतु के काज करते हुए झारखंड के भाषिक इतिहास में अपने को अमिट और स्वतंत्र पहचान बनाए आए। इतना लिखा, बात यहाँ समाप्त कर दिया। ठीक, ऐसे आप इस तरह से विकास को दिखा सकते हैं। लेख हो सकता है, चर्चा करने के लिए कह सकता है, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब आइए जरा अगले प्रश्न पे। अब वो जो टॉपिक शुरू होने वाला है, अगला टॉपिक था नागपुरी भाषा की विशेषता। अब देखिए यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले पेज को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस तरह इसको ले जाते हैं, थोड़ा सा ये परेशान फिर नहीं आपको करेगा। अब चलो देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न ये है कि नागपुरी भाषा के मूलभूत विशेषता मनक उल्लेख करो। तो आपको कुछ नहीं करना है, मुख्य विशेषता के बारे में बोला है, तो आप यहाँ लिखेंगे। शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि नागपुरी भाषा के सबसे बड़ा ताकत एक सरलता, मिठास और आपसी जुड़ाव है कि ये भाषा कोनो कड़ा व्याकरण झंझट में नहीं फंसेला, बल्कि अपन सहज ध्वनि प्रवृत्ति, मन, सोच, सपाट, लिंग, वचन, नियम, मन और आदर्श सूचक सर्वनाम मनक
लोक नियम मन पर टिकल आहे, मूल विशेषता मन के हेठे देवल बिंदु मन से बुझाया जा सकेला। अब क्योंकि अब यहाँ समस्या क्या थी कि यहाँ पर कोई कीवर्ड हमको नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए अच्छा होगा कि हम लोग क्या करें, इसकी थोड़ी सी क्या करें, शुरुआत में ही इसका सार आधारित क्या करें, भूमिका लेके, परिचय लेके, और फिर उससे क्या करें, हम लोग मुख्य हिस्से में प्रवेश कर जाए। और जैसे ही मुख्य हिस्से में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर हम दिखा देंगे भाषिक विशेषता मन, और यहाँ पर क्या किया, एक डायग्राम बनाया, और यहाँ पर एक तरफ दिखाया ध्वनिगत विशेषता और एक तरफ दिखाया व्याकरण के स्तर विशेषता, व्याकरणिक विशेषता मन। ध्वनिगत विशेषता में हम लोग क्या दिखाया, शुरुआत में सबसे पहले दिखाया कि ए ओ री के स्वतंत्रता भाव, इसका अभाव है। ए के ठाव में आई, ओ के ठाव में औ या औ, और री के ठाव में री प्रयोग होवेला, जैसे एनक से ऐनक, औरत से औरत, और ऋतु से ऋतु। हमने साथ में उदाहरण भी शामिल किया। अपनिहित का प्रयोग हमने फिर दिखाया। दूसरा ध्वनि के स्तर पर विशेषता दिखाया कि शब्द के आखिर में व्यंजन के पहले ई स्वर के आगम होवेला, जो नागपुरी के सुरीला बनाया या उच्चारण को आसान बनाता है। जैसे उदाहरण दे दिया, जाति से जाए तो दाल से ताई। उसके अलावा हमने यहाँ पर ये दिखाया कि सा और मूर्धन्य सा, तालव्य श का प्रयोग यहाँ पर नहीं होता है। हमने यहाँ दिखाया उसके स्थान पर इन तीनों का प्रयोग नहीं होता है। उसके स्थान पर दिखाया कि इन दोनों का तालव्य सा और मूर्धन्य सा के स्थान का सामेत का ना, जो मूर्धन्य ना है उसका स्थान दंत ना में इसका बदलाव होवेला, जैसे दोष से दोष और गुण से गुण। हमने एक साथ में उदाहरण दे दिया। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर पॉइंट आप बना सकते हैं, चाहें तो इस तरह से बुलेट पॉइंट आप बना सकते हैं। यहाँ पर पहला बुलेट पॉइंट बना लीजिए, दूसरा बुलेट पॉइंट यहाँ बनाइए, तीसरा बुलेट पॉइंट यहाँ बनाइए। मैंने आपको पहले भी बार बार कहा है, इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको वहाँ पर अच्छे ढंग से समझाया कि आप किसी भी भाषा की विशेषता कितने स्तर पर बता सकते हैं। और ध्वनि के स्तर पर यदि आप नागपुरी भाषा की विशेषता बताने के लिए आएंगे तो कई सारी विशेषताएँ हैं, जिसमें सबसे पहले विशेषता है कि हिंदी की तुलना में नागपुरी में बहुत ही कम वर्णों का प्रयोग किया जाता है। जहाँ हिंदी में कुल मिला के 59 ध्वनियों का प्रयोग होता है, वहीं पर नागपुर में केवल 39 ध्वनियों का प्रयोग होता है। इतने ही से हमारे इस भाषा का काम चल रहा है। अब साथ ही में बताया कि क्या क्या विशेषताएं हैं ध्वनि के स्तर पर, जिसमें से एक अपनिहित भी था, जो बड़ी विशेषता मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि क्या होता है, शब्दों के बीच में जब स्वर को लाया जाता है तो उसका उच्चारण आसान हो जाता है। एक और ध्वनि के स्तर पर विशेषता देखने को मिलती है, वो है बालाघात। यहाँ पर शामिल नहीं है, तो आप चाहें तो उस वीडियो को देखने के बाद ये भी विशेषता जो है आप ध्वनि के स्तर पर शामिल कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग आएँ यहाँ पर, अगला पेज देखें तो आगे हम लोग व्याकरण के स्तर पर विशेषता इसको बताने वाले हैं। अच्छा हाँ, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न जो है ना 7 अंक का केवल है, तो हमारे पास शब्दों का सीमा केवल 150 है। इसी कारण से मैंने, आप देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा विशेषताएँ नहीं बताई है, समेटने का कोशिश किया है। जो मुख्य विशेषताएँ हैं उनको ही लेकर के आए हैं। आप व्याकरण के स्तर पर विशेषता, पहला विशेषता बताइए कि क्रिया के यहाँ पर हमने क्या किया, एक बुलेट पॉइंट बनाया यहाँ पर, और सबसे पहला जो विशेषता बताया वो बताया क्रिया के स्तर पर, क्रिया के लिंग निरपेक्षता। और यहाँ दिखाया कि कर्ता के लिंग से क्रिया रूप नागपुरी में कहियो नहीं बदला, जैसे छोड़ा जायला और छोड़ी जायला। यहाँ पर उदाहरण में देख लिया, यहाँ दिखा दिया कि इनका रूप नहीं बदलता है। और आप चाहें तो यहाँ पर इसको हाईलाइट कर सकते हैं, छोड़ा और छोड़ी को हाईलाइट कर दिया, जिससे परीक्षा को पता चल जाएगा कि ये जो बात बताया गया है उसको यहाँ से परीक्षा को पता चल जाएगा। ठीक है, एक उदाहरण भी शामिल किया। उसके अलावा फिर आप दूसरा बुलेट पर बनाइए और यहाँ पर आप दिखाइए वचन के स्तर पर विशेषता दिखा दीजिए। वचन के स्तर पर विशेषता दिखाइए, वचन के स्तर पर विशेषता दिखाइए, और यहाँ पर लिखिए बहुवचन बनाने के लिए मूल शब्द के आखिर में मन चाहे मने प्रत्यय जुड़ल जाएगा, जैसे छौवा और छौवा मन, छौवा से छौवा मन। बहुत ज़्यादा नहीं करना है। वैसे व्याकरण के स्तर पे बहुत सारी विशेषताएं बताई जा सकती है। सर्वनाम के स्तर पे, कारक के स्तर पे, संज्ञा के स्तर पे तो नहीं, सर्वनाम के स्तर पर बता सकते हैं, कारक के स्तर पर बता सकते हैं, और शब्दों के स्तर पे बहुत सारी विशेषताएं बताई जा सकती हैं। यदि प्रश्न जो है 7 अंक का ना हो, 20 का हो, तो फैला के लिखा जा सकता है। ध्वनि के स्तर पे 4-5 विशेषताएं बता दीजिए, व्याकरण के स्तर पे 4-5 विशेषताएं बता दीजिए, और वहाँ कोशिश कीजिए कारक के स्तर पे सबसे पहले विशेषता बताइए, उसके बाद सर्वनाम के स्तर पे विशेषता बताइए, और तीसरा में आप लिंग के स्तर पे विशेषता बता सकते हैं, और चौथा स्तर पे वचन के स्तर पे विशेषता बता सकते हैं। जहाँ पर हमने यहाँ पर देखा, एक लिंग के स्तर पे हमने विशेषता दिखा दिया, वचन के स्तर पे विशेषता दिखा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, समेटेंगे, चीज़ों को समेटेंगे, अच्छा से निष्कर्ष लिखेंगे। सार आधारित निष्कर्ष रहेगा, सारांश, समरी। अब हम लोग समरी आधारित क्या करेंगे, इसका निष्कर्ष लिखेंगे, बात को समाप्त करेंगे। जैसे क्या लिख सकते हैं, संक्षेप में नागपुरी के गोटा रूप चाहे वो लिंग वचन बदले के सोझ नियम होवे, चाहे सरल स्वर और मान समान दे वाला शब्द यही दर्शाएला कि ई भाषा
ई दर्शाइला कि ई भाषा कतय सरल और स्वाभाविक आहे। अपन ही मिठास और सोच पर स्वाभाविक कारण ई आइज हो छोट नाको सधान और आदिवासी भाई बहनी मनक मांझे आपस में बातचीत करे का जुड़ल रहे कि सबसे दुलार प्यारा माध्यम पैना है। इतना लिखा, बात यहाँ समाप्त किया। ठीक है, अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न में अब हम लोग टॉपिक जो शुरू हो जाता है वो शुरू होता है, आपने देखा हुआ सिलेबस, तो वह है देवनागरी लिपि। यहाँ पर प्रश्न आएगा तो एक ही प्रश्न आ सकता है, देवनागरी लिपि का उद्भव बताइए, देवनागरी लिपि का विकास बताइए। तीन ही तरह का प्रश्न बन सकता है, या तो फिर आपसे बोल सकता है कि देवनागरी लिपि का उद्भव या विकास बताइए। एक चौथा प्रश्न बन सकता है इसकी विशेषता पर। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इसका दोनों ले लेते हैं, हम लोग यहाँ पर इसको देखते हैं। थोड़ा सा इसको हम लोग स्पेस, इसको थोड़ा सा स्पेस ले लेंगे तो हम लोग को ना इसको थोड़ा इधर ले आते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर, अच्छा एक मिनट, हाँ यहाँ पर आ जाते हैं। हाँ, इसको थोड़ा जूम करते हैं, हाँ इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा आप ठीक से देख पाएँ। हाँ, प्रश्न क्या है, देखिए प्रश्न जो है 20 अंक का है, तो इसका मतलब आपके पास चाहें तो शब्दों की जो सीमा आपके पास है ये 300 से लगभग 350 शब्दों में आप इसको लिख सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर क्या है, आपने प्रश्न समझ लिया ना। पहला शर्त क्या है, प्रश्न का मांग समझना, डिमांड ऑफ क्वेश्चन समझ लिया आपने, क्या मांग कर रहा है कि देवनागरी लिपि का उद्भव विकास कैसे होला। अब इस प्रश्न को देखने के बाद साफ समझ में आ रहा है कोई कीवर्ड नहीं है, इसका मतलब कोई कीवर्ड नहीं मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ परिभाषा लिखते हुए शुरुआत नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि उद्भव की परिभाषा लिख देते हैं और कुछ विकास की, तो बचिएगा। हम लोग यहाँ पर सार आधारित जो समरी होता है ना, उससे आधारित क्या करेंगे, यहाँ पर भूमिका जो परिचय है वो मतलब आंसर राइटिंग की शुरुआत हम लोग यहाँ से करेंगे। तीन तरीके मैंने वो बताया था भूमिका लिखने के, एक तो परिभाषा आधारित या परिभाषित या तो अर्थ स्पष्ट करते हुए, दूसरा सारांश, और तीसरा जो बताया था एक पक्ष की व्याख्या करते हुए अपनी राय से बात शुरू कर सकते हैं। और राय से बात शुरू कहाँ कर सकते हैं, यहाँ डिबेट हो। अब यहाँ पर इसके उद्भव को लेकर तो बहुत ज़्यादा डिबेट तो है नहीं। परिभाषा यहाँ पर शुरुआत हम लोग कर नहीं सकते क्योंकि कोई कीवर्ड नहीं है। इसका मतलब आखिरी उपाय जो बचा कि हम लोग समरी आधारित क्या करना होगा, शुरुआत समरी आधारित क्या करना पड़ेगा, भूमिका लिखना होगा, परिचय लिखना होगा। ठीक है, अब शुरुआत कैसे कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं भाषा का मूर्त ध्वनि मन के मूर्त और देखिक जोग रूपे देवे लागिन तय करल संकेत चिन्ह मनक गोटे समूह की लिपि कहल जाएगा। आप इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर कीवर्ड के रूप में देखिए, मुझे लगा कि कीवर्ड नहीं है, पर कीवर्ड है। यहाँ पर आप मान के चलिए देवनागरी लिपि तो कीवर्ड नहीं है, लेकिन लिपि जो है कीवर्ड है। आप चाहें तो इसको समझाते हुए शुरुआत कर सकते हैं और लिख सकते हैं भाषा के अमूर्त ध्वनि मन के मूर्त और देखिक जोग रूप देवे लागिन तय कर संकेत चिन्ह मनक गोटे समूह की लिपि कहल जाए। यहाँ शुरुआत ऐसे कर सकते हैं और फिर आगे लिख सकते हैं नागपुरी भाषा के लिखे लागिन आज देवनागरी सबसे सुपट वैज्ञानिक और मानक लिपि है कर जिकर उत्पत्ति और विकास क्रम अगम गहिरा और ऐतिहासिक आहे। अगम का मतलब क्या हुआ, अत्यंत गहरा है। भारतीय उपमहाद्वीप में सभी लिपि मनक शुरुआत बिंदु प्राचीन ब्राह्मी लिपि के मानल जाएला, जे आर्य भाषा मनक मूल मनक मौल मातृभाषा है। मौल नहीं, मूल, ये वाला लिखिएगा। छोटा वाला जो ऊ होता है ना, ये वाला लिखिएगा, हरस ऊ लिखिएगा, मूल। आप इसको मूल भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ऐसे किया और ये हो गया आपका परिचय वाला हिस्सा। और यहीं से फिर हम लोग क्या करेंगे, मुख्य भाग पे इंटर कर जाएंगे। आपने देखा कि ये थोड़ा सा जो परिचय वाला हिस्सा है इसमें हल्का हल्का टच परिभाषा वाला भी दिख रहा है, और आप देखेंगे हल्का हल्का हमने सारांश भी बताया है। तो इस तरह का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, मिला जुला रूप का प्रयोग कर सकते हैं। इससे परीक्षक पे ठीक ठाक दबाव बनाया जा सकता है, प्रभावित किया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पैराग्राफ चेंज किया और एक डायग्राम बनाया, और मुख्य हिस्से में हम लोग अब हम लोग को हिस्से पे लिखना शुरू करेंगे। और यहाँ पर डायग्राम में हमने दिखा दिया कि जो देवनागरी लिपि है इसका उद्भव कैसे हुआ है, हमने यहाँ पर इसको दिखाना शुरू किया। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लिखा, यहाँ पर हमने एक मिनट जरा सा, हाँ एक मिनट। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ दिखाया सबसे पहले प्राचीन ब्राह्मी लिपि जो सबसे पुरानी लिपि है, और उसके बाद हमने यहाँ पर 2 एरो बनाया और दिखाया दक्षिणी ब्राह्मी, और यहाँ तमिल तेलुगु दिखा दिया कि इन सारी भाषाओं के लिए जो लिपि है वो इसी से बनी हुई है। और उत्तरी में दिखाया कि गुप्त लिपि बनी, ये 4 से 5 शताब्दी के आसपास बनी। गुप्त लिपि से बना कुटिल लिपि, और यहाँ पर हमें दिखाया टेढ़ा अक्षर, आगे हम लिखेंगे इसके बारे में। और कुटिल लिपि से बना 2 लिपि, सादा लिपि और प्राचीन लिपि। अब जो कश्मीर क्षेत्र में जो भाषा है
उन सारी भाषाओं को जिस लिपि में लिखा गया वो सादा लिपि थी, तो हमने यहाँ कश्मीर क्षेत्र लिख दिया। और मध्य उत्तर प्रदेश में हमने यहाँ दिखा दिया कि यहाँ पर प्राचीन नागरी चल रही थी, और फिर यहाँ पे दिखा दिया आगे चल के यही जो भाषा थी देवनागरी के रूप में जानी गई। तो परीक्षक इस बात से अनुमान लगा लेगा कि इस बच्चे को अच्छे ढंग से इसका इतिहास पता है, इसका उद्भव कैसे हुआ वो उसको पता है, इसी बात से वो अनुमान लगा लेगा। प्रेजेंटेशन खास होना चाहिए। और मैंने वो बार बार कहा कि भाषा खंड में आपके पास ना पर्याप्त आज़ादी है कि आप जितना भी क्रिएटिव रहे हैं बचपन में, जितना भी टेबल वगैरह का इस्तेमाल करना चाहते हैं, डायग्राम वगैरह का, मैप वगैरह का, धूमधाम से कीजिए। इससे परीक्षक में ठीक प्रभाव के दबाव बनाया जा सकता है। ठीक, अब अगले पेज पे आ जाते हैं। अगला पेज जरा देख लें। अब अगले पेज पे आ जाइए, अगले पेज पे आ जाइए। अब अगला पेज में हम लोग क्या करेंगे, अब लिखना शुरू करेंगे। अब क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे उत्तरी ब्राह्मणी से देवनागरी तक के विकास यात्रा हेठे देवल ऐतिहासिक कड़ी मन से हो के पार फैला है। हमने फिर लिखना शुरू किया उत्तरी ब्राह्मणी से गुप्त लिपि यहाँ दिखाया, फिर 4वीं शताब्दी से लेकर के 5वीं शताब्दी तक यहाँ दिखा दिया। फिर यहाँ लिखा गुप्त शासन के राजनीतिक और सांस्कृतिक चौक स्तर के काल में उत्तर ब्राह्मी के शाखा से गुप्त लिपि के जन्म भेले, ये दिखाया। फिर आगे लिखा गुप्त लिपि से। अच्छा, यहाँ बुलेट पॉइंट आप चाहे तो बना सकते हैं, या तो फिर यहाँ पर हाइफन का जो इस्तेमाल किया गया ये भी कर सकते हैं, लेकिन बुलेट पॉइंट ठीक रहेगा। आपने यहाँ पर बुलेट पॉइंट बनाया, एक बुलेट पॉइंट यहाँ बनाया, और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, गुप्त लिपि से कुटिल लिपि, ये बनाया। और उसके बाद फिर हमने लिखा शुरू किया शासनिक कामकाज और तेज धार में लिखे लागिन जब अक्षर मनक बनावट में टेढ़ापन वक्रता, ये जो हिंदी में वक्रता होता है ना, वक्रता ये वाला है, आबे लगलग तखन इके कुटिल लिपि कहल गेलक। फिर यहाँ पे एक और बुलेट पॉइंट बनाया, और यहाँ पे देख लिखा है क्या, कुटिल से प्राचीन नागरी, और लिखा आगे क्या कि कुटिल लिपि से आगे चल के 2 शाखा फूटल कश्मीर क्षेत्र ले सादा लिपि, और मध्य उत्तर भारत यहाँ दिखाया गुजरात, महाराष्ट्र ब्रैकेट बंद करके राजस्थान ले प्राचीन नागरी। यही प्राचीन नागरी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा मनक मूल लिपि देवनागरी बनलक। मूल ध्यान रहेगा ना, ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, ध्यान रहेगा। आगे यहाँ पर फिर हमने क्या लिखा, आगे हमने लिखा कि आगे हमने यहाँ पर ये लिखा, इसको हटा लेते हैं। यहाँ हमने लिखा देवनागरी लिपि। अब थोड़ा विकास के बारे में बात करेंगे ना। देवनागरी लिपि के देवनागरी लिपि के सबसे पहले ऐतिहासिक प्रमाण 7वीं शताब्दी में सम्राट हर्षवर्धन के स्थान पत्र मन से मिलेला। 10वीं शताब्दी तक ही पश्चिम में पंजाब से पूर्व में बंगाल तक फैले गल रहा है। 19वीं सदी में मुद्रण मतलब प्रिंटिंग और टंकन टाइपिंग के तकनीक आवे से एक आखर मनक मानकीकरण भेलक। ठीक, और अंत में अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अब समेटेंगे। अब हम लोग कोशिश यही करेंगे इसका अच्छा सा निष्कर्ष लिखा जाए, समेटने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है, जरा इसको हटा ले क्या, हाँ हटा लेते हैं। चलिए अब जरा सा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आते तीसरे पेज पे आते हैं। अब बात को समेटने की कोशिश करते हैं। अभी विकास पे थोड़ा और भी लिख लेते हैं। शब्दों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है। 300 शब्द हमारे पास है, 300 से 350 शब्द हमारे पास है, तो चिंता वाली कोई बात नहीं है। आगे हम लोग लिखना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको थोड़ा जूम कर लिया जाए। पहले तो इधर को खींच लिया जाए, इधर खींच कर लाया जाए लेफ्ट कॉर्नर में। अब इसको थोड़ा सा इसको जूम करते हैं और आगे क्या लिख सकते हैं जरा देख लीजिए। हम लोग लिख सकते हैं कि नागपुरी भाषा के पहल परिया में कैथी बांग्ला और रोमन लिपि में लिखल जाता रहे। मंतुक देवनागरी लिपि के देवनागरी के ध्वनि चिन्ह मनक भरपूरता और वैज्ञानिक उच्चारण के कारण आई जी नागपुरी की एकमात्र मानक लिपि है। जैसे नागपुरी के विशेष अपने ध्वनि बन जाति से जाइत दाल से दाल के देवनागरी अक्षर स्पष्ट रूप छापे के क्षमता रखेला। आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, इसको हटा भी सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, निष्कर्ष लिखेंगे, बात को खत्म करेंगे। जैसे संक्षेप में ब्राह्मी लिपि से शुरू हुई के आज के रूप से तक पहुँचे में देवनागरी एगो अगम लंबा और ऐतिहासिक यात्रा पूरा कराए। ये क्रमवार विकास सिर्फ अक्षर मनक बनावट बदले तक ही सीमित नहीं रहलक, बल्कि भाषा के बात के सरल और साफ तरीके से सोझे रखे गए माध्यम बनलक। आज देवनागरी अपन यही सुगमता के कारण नागपुरी जैसन क्षेत्रीय भाषा के बिना कोनो रुकावट चाहे कड़ापन के साफ साफ लिखे के सबसे प्रमाणिक आधार बन चुकल है। और आगे लिखा आज के नवा तकनीकी दौर में हूँ ई लिपि के व्यवहारिक और सोच
सोच सपाट रूप के और मजबूत करे की जरूरत है, जेकर से डिजिटल माध्यम मन पर हो हमरे लोक साहित्य और आपसी बातचीत के हमेशा बचाए रखे लागिन। ये एगो सख्त जरिया बन रहे। यहाँ इस तरह से हमने लिखा। आगे के राह सुझाते हुए क्या किया, आगे के राह सुझाते हुए हमने क्या किया, एक अच्छा सा निष्कर्ष लिखा और बात को यहाँ पर ख़त्म किया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? दिक्कत नहीं है ना? शुरुआत कर सकते हैं उद्भव से। उद्भव कैसे हुआ, शुरुआत उसकी लिपि को परिभाषित करते हुए कर सकते हैं, और उसके बाद दिखा सकते हैं कि सबसे पुरानी लिपि ब्राह्मी थी। और उसके बाद फिर आप मुख्य भाग में प्रवेश करेंगे और वहाँ पर क्या करेंगे, डायग्राम का इस्तेमाल करते हुए दिखा देंगे ब्राह्मी से नीचे तक आप प्राचीन नागरी से आ जाएगा। प्राचीन नागरी से मतलब कि कुटिल लिपि से आ जाएगा, फिर दो हिस्सों व्यापार और प्राचीन नागरी से देवनागरी, यहाँ तक दिखाइएगा। और उसके बाद सीधा दिखा दीजिएगा एक एक चीज़ को। ठीक है यहाँ तक? अब आइए जरा, हाँ, अगला जो आखिरी प्रश्न जो बचता है हम लोग पास, आखिरी प्रश्न हम लोग देख लें। जरा आखिरी प्रश्न को हम लोग देख लें, इसको थोड़ा सीधा ले आते हैं, उससे थोड़ा सा आपको ये परेशान नहीं करेगा। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसके प्रश्न क्या है, देवनागरी लिपि के मूल विशेषता मन उल्लेख करो। प्रश्न समझ गए ना? प्रश्न का मांग क्या है, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप प्रश्न को अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए। प्रश्न का मांग क्या है, मुख्य विशेषता का उल्लेख करना है। ठीक है, यहाँ पर कीवर्ड आपके पास कुछ है, कीवर्ड है, तो हाँ कीवर्ड है लिपि। आप चाहें तो लिपि को परिभाषित करते हुए बात को शुरू कर सकते हैं, लिख सकते हैं। भाषा के मुँह बोला या तो मौखिक ध्वनि, मन के मूर्त देखे जोग और स्थायी रूप देवे लागिन तय करल संकेत चिन्ह मनक गोटे वैज्ञानिक समूह के लिपि कहे जाला, जेकर भीतर नागपुरी लिखे लागिन देवनागरी सबसे सुपट और मानक लिपि है। यहाँ तक लिखा। और यहाँ फिर आगे लिखेंगे, पाणिनीय व्याकरण और ध्वनि विज्ञान के नियम पर आधारित ये लिपि गोटे संसार के सबसे वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित लिपि मानल जाएला। और हम लोग फिर इसके बाद क्या है, मुख्य भाग में प्रवेश करेंगे और यहाँ दिखाएंगे देवनागरी लिपि की मुख्य विशेषताएं। और यहाँ पर हमने क्या किया, एक डायग्राम बनाया, दिखाया। यहाँ वैज्ञानिक 5 विशेषताएं हमने यहाँ पर दिखा दिया है। कौन कौन है? वैज्ञानिक वर्गीकरण, क्रम वार मेलजोल, समरूपता, उच्चारण के स्तर पर समरूपता, मात्रा व्यवस्था दिखा दिया एक विशेषता, और एक दिखाया शिरोरेखा के स्तर पर क्या विशेषता है। और उसके बाद यहाँ पर हमने लिखना शुरू किया, आगे लिखना शुरू किया। और यहाँ सबसे पहले हमने लिया इसको, और यहाँ पर हमने किया इस्तेमाल पॉइंट का। थोड़ा सा इसे जूम किया जाए तब जाके आपको अच्छे ढंग से दिखेगा। हाँ, और हमने फिर यहाँ से लिखना शुरू किया। और सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया वैज्ञानिक वर्गीकरण और लिखा मुख्य विवर के स्वाभाविक उच्चारण ठाव के क्रम कंठे तालय मूर्धन अनुसार। ये अनुसार है, ये अनुसार है, ऐसे लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा। ठीक, अनुजाय हो गया गलती से। खोठा वर्णमाला हो गया, वर्णमाला कर लीजिएगा, सजायला है। जैसे कंठे आ क ख, यहाँ पर ताला भी ई च मतलब कि उदाहरण में दिया सामने। दूसरा हम लिखा क्रमवार मेलजोल, और यहाँ लिखा एक में पहले सभे स्वर और पाछे सभे व्यंजन मनक ठाव सुनिश्चित है, जेकर से क्रमबद्धता बनल रहेला। देखिए आपको समझ में हो सकता नहीं आ रहा होगा, कारण इसके पीछे क्या है कि आपने पिछला वीडियो यदि नहीं देखा होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने वहाँ बहुत अच्छे ढंग से समझाया कि देवनागरी लिपि की क्या क्या विशेषताएं, कुल मिलाकर 7-8 विशेषताएं हैं। जिसमें सबसे पहला विशेषता जो इसका वर्गीकरण जो है उच्चारण स्थान के आधार पर किया गया है। दूसरा है जो इसमें जो है, जो पहले स्वर आता है उसके बाद व्यंजन आता है। तीसरा जो उच्चारण में बहुत समरूपता देखने को मिलती है, जो ध्वनियों का जो नाम है देवनागरी लिपि में, जब हम लोग शब्दों में उन्हीं ध्वनियों का प्रयोग करते हैं तो उसका उच्चारण भी लगभग समान होता है, लगभग नहीं समान होता है, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता। मात्रा की व्यवस्था इस देवनागरी लिपि में देखने को मिलती है, तो मात्रा की स्तर व्यवस्था मैंने बताया है। और शिरोरेखा क्या व्यवस्था है कि उस शिरोरेखा के स्तर पर भी विशेषताएँ हैं, क्योंकि ये शब्दों के माध्यम में इसकी बड़ी भूमिका होती है। तो अब नहीं देखा अभी तक वीडियो, जाकर के देखिए। तीसरा विशेषता हम लोग दिखा सकते हैं उच्चारण अनुकूल समरूपता। उच्चारण के स्तर पे ये बहुत ज़्यादा क्या है कि बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे इस समरूपता देखने को मिलती है। जैसे क्या है, ई लिपि के महत्तम नियम ये है कि जैसन बोलल जाएला वैसने लिखल जाएला, और जैसन लिखल जाएला वैसने पढ़ल जाएला। जैसे यहाँ पर जायते हमने उदाहरण दिया। आप चाहें तो अंग्रेजी में क्या कर सकते हो, उदाहरण के तौर पर यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं बट, और चाहे तो पुट। आप देख रहे हैं यू जो साउंड है यहाँ पर, इसका जो साउंड निकल रहा है आ निकल रहा है, और यहाँ पर यू निकल रहा है, ये निकल रहा है। तो नागपुरी रोमन लिपि में नहीं बड़ी समस्या है, ऐसी समस्या हमें देवनागरी लिपि में देखने को नहीं मिलती है। ठीक, चौथा हम दिखाया मात्रा व्यवस्था। मात्रा व्यवस्था हमने यहाँ पर इसको पहले हटा लें, क्या इसको हटाते हैं। मात्रा व्यवस्था भी देवनागरी लिपि में जो मात्रा जो व्यवस्था है
देवनागरी लिपि में इसकी चौथी विशेषता आप दिखा सकते हैं, मात्रा व्यवस्था अपनाई गई है इस भाषा में, मतलब कि इस लिपि में मात्रा की व्यवस्था देखने को मिलती है जो रोमन लिपि में नहीं है। और यहाँ आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं स्वर मनक मात्रा व्यवस्था लिखे हम बेरा ठाव और मेहनत के बड़ बचत करेला। जैसे देवनागरी, यहाँ पे हमने उदाहरण दे दिया अमेरिका, और रोमन लिपि में अमेरिका लिख दिया और हमने यहाँ पर उसको समझा दिया, परीक्षक समझ जाएगा, वो समझ जाएगा कि देवनागरी लिपि में मात्रा की व्यवस्था चलती है, रोमन लिपि में नहीं चलता है। और मात्रा व्यवस्था से फायदा क्या होता है कि हम लोग पूरे स्वरों को लिखने से बचते हैं, उसके स्थान पे क्या करते हैं, केवल उसके जो संकेत चलते हैं, उसके जो मात्राएं जो चलती है उसका केवल इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही हम लोग यहाँ एक उदाहरण लिखेंगे और इसका तुलना रोमन लिपि से कर देंगे तो परीक्षक को समझ में आ जाएगा कि जहाँ पर अमेरिका लिखने के लिए यहाँ पर केवल 4 वर्णों से काम चल गया, वहीं पर अंग्रेजी में क्या होगा, रोमन लिपि में जब अंग्रेजी भाषा लिखेंगे तो वहाँ पर 7 वर्णों का हमें लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि इस तरह की भाषा जो है मात्रा की व्यवस्था, ये भी देवनागरी लिपि की अपनी विशेषता, एक बड़ी विशेषता मानी जाती है, जो तो समय का भी बचत करता है और एक स्थान का भी बचत करता है। ठीक है। 5वें स्तर का विशेषता दिखा सकते हैं, शिवरेखा का स्तर में किसका क्या महत्व है, विशेषता है, यहाँ दिखा सकते हैं ये अक्षर मन के व्यवस्थित और जोड़ के रखेला जेकर से वाक्य में अर्थ के भ्रम नहीं होवेला। जैसे लुगा सुखद है, कहने का मतलब शब्दों को बांधने का काम करता है। इस तरह की व्यवस्था में रोमन लिपि में नहीं दिखती है, जिससे वहाँ पर हो सकता है अर्थों को अलग अलग ढंग से समझा जा सकता है, लेकिन देवनागरी लिपि में इस तरह की समस्या नहीं दिखती है। ये भी एक खास विशेषता है, शिवरेखा के स्तर पर एक विशेषता देखने को मिलती है। इस तरह से बात लिख सकते हैं। अब यहाँ तक हमने विशेषता दिखा दी है, तो हम जरूरी हो गया है कि हम लोग अब क्या करेंगे, एक सार आधारित निष्कर्ष लिखेंगे, बात को समाप्त कर देंगे। ठीक है, एक सार आधारित निष्कर्ष लिखेंगे और बात को यहाँ समाप्त करेंगे। ठीक है, यह हमारा आखिरी प्रश्न है। हम यहाँ लिख सकते हैं संक्षेप में देवनागरी लिपि के गोटा रूप चाहे उभरण मनक वैज्ञानिक वर्गीकरण होवे, क्रमवार बनावट होवे, चाहे मात्रा और शिरोखा के व्यवस्थित व्यवस्था होवे, ई दर्शाएला कि ई लिपि कतई वैज्ञानिक व्यवहारिक है, अपने ही सुगमता और सुपरता के कारण ई आइच, यहाँ पर यह नहीं कीजिएगा, या नहीं इस्तेमाल होता है, यहाँ पर आप लिख सकते ई आइच के बेरा में बिना कोनो विसंगति चाहे कड़ापन के विचार मन के साफ साफ छापे के यहाँ छापेक होगा, छापे के सबसे प्रमाणिक आधार बन चुकल है। ठीक, समकालीन डिजिटल दौर में हूँ ई लिपि के इस सरल और सुगठित रूप के और बढ़ावा देवेक यहाँ होगा, यहाँ पर देवेक होगा, देवेक के यहाँ पे इसको हटा दीजिएगा, जो होता है जेकर से हमरे लोक सहित और आपसी बातचीत के रंग रूप हमेशा बचाए रखे लागे, ये एगो सशक्त जरिया बनल रहे। बस हमने इस तरह से इसको समाप्त किया, सारांश आधारित, और यह भी आगे के राह सुझा दिया कि इसका क्या ज़रूरत है, और कि आज के समय में डिजिटल युग में हम लोग क्या ज़रूरत है, इसको बढ़ावा देने का ज़रूरत है, जिससे क्या हो कि इसका इस्तेमाल भाषा में होता रहे, और भविष्य में क्या होगा, जो हमारे लोक साहित्य है, जो सृष्टि साहित्य है, इसको अच्छे ढंग से सहेज के रखा जा सके। तो इस भाषा को बढ़ावा देने की आवश्यकता, इस लिपि को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। यहाँ तक मामला क्लियर है। 4-5 हम लोग आते हैं वापस प्रश्न पे। हमने शुरुआत किया था, देखा लगभग सारे प्रश्नों को उत्तर में लिख लिया ना। एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे तो 20 नंबर का होगा या तो 7 नंबर का होगा, और इस बार बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपको नागपुरी भाषा के उद्भव पे, आपका जो विकास है, उद्भव और विकास पे, इस पर प्रश्न पूछ लिया। वो भी प्रश्न जो पूछेगा 20 अंक का पूछेगा, और मैंने आपको आंसर राइटिंग करके दिखा दिया ना, उद्भव पे अलग से करके दिखाया, विकास पे अलग करके दिखाया, कैसे लिख सकते हैं। तो उद्भव और विकास पे आएगा तो आसानी से लिख लेगा ना। उद्भव के बारे में बता देंगे कौन कौन से मत चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपके पास शब्द जो सीमा होगी 300-350 शब्द, 400 शब्द भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो आराम से लिखिए, धूमधाम से लिखिए। तो इस बात संभावना यही बन रही है कि हो सकता है एग्जाम में ना आपको उद्भव और विकास से दोनों से प्रश्न पूछा जा सकता है, कि आपको यहाँ पूछ ले कि नागपुरी भाषा का उद्भव और विकास के बारे में बताइए, लिखिए। इस तरह से प्रश्न आपसे पूछ सकता है। देवनागरी लिपि भी संभावना बन रहा है कि इस बार देवनागरी लिपि का उद्भव विकास और साथ में आपको इसकी विशेषता भी पूछ ले, तो आप मान के चलिए 40 नंबर के प्रश्न हो सकता है कि यहाँ से आपको देखने को मिल जाए। उसके अलावा आपने भाषा खंड में मैंने आपको बताया था कि 7 अंक के प्रश्न बनते हैं, तो भाषा खंड में व्याकरण से आप मान के चलिए संज्ञा सर्वनाम पर 3-4 प्रश्न वहाँ बन जाएंगे, 7 को 7-5-35। तो यहाँ पर आप मान के चलिए ना कि हो सकता है आपको 70 अंक के प्रश्न यहीं से कवर हो जाए, और लगभग हमने सबका आंसर राइटिंग कर ही लिया है। 70 अंक कम नहीं होते हैं, 150 शब्द ही तो है। 150 आपको जो नंबर मिलेंगे पेपर 2 में वो 150 अंक ही है, कुल मिलाकर के 150 ही लिखना है। आज पेपर 2 में आप देखेंगे तो 7 अंक का एक प्रश्न पूछा जाता है, एक 20 अंक का पूछा जाता है, इसमें से
1 और 5 अनिवार्य होता है, प्रश्न संख्या 1 और 5 अनिवार्य होता है, जिसमें 7-7 प्रश्न होते हैं, लिखने 5-5 ही होते हैं। और कुल मिला के 8 प्रश्न होते हैं, जिसमें से लिखना 6 ही होता है। तो यहाँ पर कुल मिला के जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है, वो जो पेपर है वो कुल मिला के 150 अंकों का होता है। तो भाषा खंड से मान के चलिए 50-60 नंबर का हो सकता है आपको इस बार प्रश्न देखने को मिल जाए। और हमने इतना अभ्यास तो कर ही लिया है कि एग्ज़ाम में सीधा यदि प्रश्न आ भी जाता है तो आपने अभी जो सीखा है उसको सीधा सीधा लिख सकते हैं, क्योंकि अब उसके लिए आपको चीज़ें याद रखनी होगी। वीडियो का पहले क्लासेस नहीं देखा तो क्लासेस को देख लीजिए, क्या क्या विशेषताएं हैं या वो सारी चीज़ें देख लीजिए, उद्भव कैसे हुआ नहीं हुआ। आप फिर आंसर राइटिंग का 1-2 बार अभ्यास कीजिए। एग्जाम में प्रश्न में पूछा तो आसानी से लिखिए, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक रहने देते हैं आज का क्लास, फिर हम लोग यहीं रोकेंगे आज की क्लास को। आज की क्लास को हम लोग यहीं अब रोकेंगे। आज की क्लास को हम यहीं रोकेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने पिछला वीडियो भी देख लिया होगा, तरीका समझ लिया होगा। उसके पहले का वीडियो भी आप देख लीजिए, यदि नहीं देखा तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रहने देते हैं, क्लास को यहीं रोकते हैं। तो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, आप सभी से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।